हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12th का हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियां। उसको हम कंटिन्यू कर रहे थे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने व्यय विधि क्या होती है उसको समझा था, उसके फॉर्मूले को देखा था और उसमें अंतिम व्यय की कितनी भूमिका होती है उसको समझा था। वो वीडियो आपको मिल जाएगी अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो उसी का एक छोटा सा पार्ट है, जिसमें हम समझेंगे कि जब भी हम व्यय विधि का इस्तेमाल करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि राष्ट्रीय आय के आकलन करेंगे, तो व्यय विधि में हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, यानी किन किन चीजों को हम इसमें इंक्लूड करेंगे और किन चीजों को हम इसमें छोड़ देंगे कि यानी कि उनको राष्ट्रीय आय में जोड़ा नहीं जाएगा। तो स्टार्ट करते वीडियो को। इसका पहला पॉइंट है दोहरी गणना से बचने के लिए। दोहरी गणना का मतलब क्या होता है? डबल काउंटिंग। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डबल काउंटिंग का मतलब होता है कि जब कोई एक वस्तु है उसका हम एक से ज्यादा बार प्राइस को कैलकुलेट कर लेते हैं। जीडीपी की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो एक वस्तु का प्राइस एक बार ही जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन हम कई बार क्या करते हैं कि हम एक वस्तु के प्राइस को कई बार जोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से रॉन्ग जीडीपी आता है। तो गलत जीडीपी से बचने के लिए दोहरी गणना से बचना चाहिए। अब दोहरी गणना से बचा कब जाता है? जब हम सिर्फ अंतिम वस्तुओं यानी कि जो फाइनल गुड्स होते हैं उनके प्राइस को ही इंक्लूड करेंगे, यानी कि जो मध्यवर्ती वस्तुओं की लागत होती है उनके ऊपर जो भी पैसा खर्च किया जाता है हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। अगर हम मध्यवर्ती वस्तुओं को भी जोड़ देंगे, फाइनल वस्तुओं की जो कॉस्ट है उसको भी जोड़ देंगे, तो उससे डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि कोई उत्पादक है, सपोज करो वो 1,000 रुपए की लकड़ी खरीद के लाया है, उससे वो लकड़ी की कुर्सी बना देता है। अब लकड़ी उसके लिए मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगी। लकड़ी से जो उसने कुर्सी बनाई है वो उसकी फाइनल वस्तु हो जाएगी, यानी कि उसका अंतिम वस्तु होगी कुर्सी। तो 2,000 रुपए उसकी फाइनल वो हो गई कॉस्ट और 1,000 रुपए उसकी मध्यवर्ती कॉस्ट है। तो अगर हम सिर्फ 2,000 रुपए को ही जोड़ेंगे जीडीपी कैलकुलेट करते टाइम में, तब तो हमारा सही आंसर आएगा, क्योंकि हमने सिर्फ फाइनल जो उसकी कॉस्ट है उसको जोड़ा है। लेकिन अगर हम 2,000 को भी जोड़ देंगे, हम मध्यवर्ती जो लागत है 1,000 उसको भी जोड़ देंगे, तब टोटल कितने आएगा? 3,000, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो डबल काउंटिंग का ये एग्जांपल है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब इस पॉइंट को समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। दोहरी गणना से बचने के लिए केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को शामिल करना चाहिए। अगर हम मध्यवर्ती वस्तुओं के प्राइस को भी जोड़ लेंगे तो उससे रॉन्ग जीडीपी कैलकुलेट होगा। सेकंड क्या है कि पुरानी वस्तुओं को खरीदने पर जो पैसा खर्च किया जाता है उसको इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमें पता है कि जिस टाइम पे जिस वर्ष उनका उत्पादन किया गया था उसी वर्ष उनको राष्ट्रीय आय में कैलकुलेट कर लिया गया था। एग्जाम्पल, कोई उपभोक्ता है तो उसने 2021 में एक कुर्सी खरीदी है जिसका मूल्य 3,000 रुपए। तो वो उसने कुर्सी खरीद ली 2021 में, तो उस जिस टाइम उसने वो खर्चा किया था 3,000 रुपए, तो ये खर्चा उसी टाइम की जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, तभी वो खर्चा जुड़ गया था 2021 में। अब वो कुर्सी जो है वो दोबारा बेचनी जा रही है मार्केट में 2023 में। तो 2023 में जो उसके ऊपर खर्चा किया जाएगा उसको हम दोबारा से इसमें नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि उस खर्चे को हम 2021 में जोड़ चुके हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करी है मैंने कि पुरानी वस्तुओं को खरीदने पर जो भी खर्चा किया जाता है उसको शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि जिस टाइम पे उसका उत्पादन हुआ था, जिस टाइम पे उसको खरीद लिया गया था, सिर्फ उसी टाइम उसको जोड़ लिया गया था जीडीपी कैलकुलेट करने में। अब दो दो बार उसको नहीं जोड़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? शेयर और बॉन्ड्स पर किए गए खर्चे को इसमें शामिल नहीं करते। हमें पता है कि शेयर होते, बॉन्ड्स होते, मार्केट में लोग उनको खरीदते हैं, जब उनका प्राइस बढ़ जाता है उनको फिर दोबारा बेच देते हैं। पर लेकिन जो इसके ऊपर खर्चा किया जाता है उसको हम व्यय विधि में नहीं जोड़ते, वो अंतिम व्यय नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनसे वस्तुओं का उत्पादन या वस्तुओं का प्रवाह नहीं हुआ है। हमें पता है जो बॉन्ड्स होते हैं ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है, शेयर्स होते हैं कागजी कार्रवाई होती है, जिसमें हमें पता होता है कि वस्तुएं तो नहीं बन रही है, कोई भी सामान है उसका उत्पादन नहीं हो रहा है, कोई भी सामान अर्थव्यवस्था में वो नहीं आ रहा है, तो इसलिए इनसे किसी भी तरह का उत्पादन या प्रवाह नहीं होता। तो जो भी बॉन्ड्स होते हैं, जो भी शेयर्स होते हैं, उनकी जो खरीद होती है, बिक्री होती है, उसके ऊपर जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं उसको हम इसमें शामिल नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सरकार द्वारा किए गए हस्तांतरण भुगतान पर जो भी खर्चा किया जाता है उसको इसमें शामिल नहीं करते, क्योंकि इनके कारण कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती।
जैसा कि हमने इससे पिछले वाली जब वीडियो देखी थी इनकम मेथड की, तो उसमें भी हमने समझा था कि जो हस्तांतरण भुगतान या हस्तांतरण आय होती है वो एक ऐसी आय होती है जो बिना किसी कारक सेवा के मिलती है। यानी कि हम जब बिना कोई मेहनत किए कोई सामान हमें मिल रहा है तो वो हस्तांतरण भुगतान होता है नॉर्मल भाषा में। और एक होती है कारक आय। कारक आय कब होती है? जब हम कोई उत्पादन का कारक किसी को देते हैं तो उसके बदले में जो पैसा मिलता है। हस्तांतरण आय वो होती है जब हम किसी को कोई सामान नहीं दे रहे लेकिन फिर भी हमें पैसा मिल रहा है, तो हस्तांतरण आय होती है। जैसे कि अगर किसी को वृद्ध अवस्था में पेंशन मिलती है, यानी कि ओल्ड एज जो पेंशन होती है, वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि वो किसी भी तरह की कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको सरकार एक हेल्प के तौर पे हस्तांतरण भुगतान दे रही है। तो इनके ऊपर जो सरकार खर्चा कर रही है, जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उनको हम इसमें नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इनसे कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होती है इकोनॉमी में। नेक्स्ट है स्वयं भोग के लिए उत्पादित वस्तुओं पर होने वाले खर्चे के अनुमानित मूल्य को इसमें शामिल किया जाता है जब भी हम अंतिम व्यय लेते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है, हमें पता है जैसे किसान है वो सबके लिए अनाज का उत्पादन कर रहा है तो वो खुद के लिए भी अनाज का उत्पादन करेगा। जैसे कि अगर उसने 10 किलो अनाज का उत्पादन किया है, सपोज करो एक किसान है उसने 10 किलो उत्पादन किया है अनाज का सब लोगों के लिए, तो 10 किलो में से वो 2 किलो खुद के लिए भी तो रख रहा है। तो यहाँ पर जो उसने 2 किलो खुद के लिए रखा है, तो ये स्वयं उपभोग के लिए उसने उत्पादन किया था 2 किलो। 8 किलो उसने किसके लिए किया था? दूसरे लोगों के लिए उत्पादन किया था। तो 2 किलो का जब वो खुद के लिए यूज कर रहा है तो इसके ऊपर जो भी खर्चा होगा, जो भी उसका मूल्य होगा, जैसे कि अगर 1 किलो अनाज 5 रुपए का है, 2 किलो 10 रुपए का हो गया, तो इसके हिसाब से जो उसने खर्चा किया है उसको भी हम अंतिम व्यय में ही शामिल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जिन मकानों में मकान मालिक स्वयं रह रहे हैं उनके अनुमानित किराए को भी इसमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि जीडीपी के आकलन में इसको शामिल किया जाता है। इस पॉइंट का मतलब ये है, हमें पता है कि हर मकान की अपनी एक रेंटल वैल्यू होती है, यानी कि हर मकान की एक खुद की किराए की वैल्यू होती है। अगर उसको किराए पे उठाया जाए तो उसका कुछ ना कुछ किराया आता है। फॉर एग्जाम्पल एक रूम है उसका किराया आता है 10,000 रुपए, यानी कि अगर उसको उठाया जाएगा रेंट पर तो 10,000 रुपए में उठेगा। अब उस मकान में कोई खुद ही रह रहा है, यानी कि कोई मकान मालिक है वो खुद उस मकान में रह रहा है, तो उस मकान की रेंटल वैल्यू कितनी है? 10,000 रुपए। भले ही वो उसका खुद का मकान है लेकिन हर उस मकान की रेंटल वैल्यू कितनी है? 10,000 रुपए। यानी कि अगर उसको किराए पे उठाएंगे तो 10,000 रुपए का उठेगा ही। तो रेंटल वैल्यू होती है हर मकान की। तो जिस मकान में मकान मालिक खुद भी रह रहा है तो उसके हम अनुमान लगा लेते हैं कि इसका किराया इतना है, तो उस किराए को भी, एक्सपेंस को भी हम अंतिम व्यय में जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि जीडीपी आकलन में उस खर्चे को शामिल किया जाता है। ये वाले पॉइंट्स जो है वो सिमिलर है जब हमने इनकम मेथड देखा था, कुछ पॉइंट इसमें सिमिलर है जब हमने वैल्यू एडेड मेथड को देखा था। तो जितने भी ये प्रिकॉशंस है इसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है, यानी कि समानता है। अगर हम किसी एक टॉपिक को आसानी से बैठ के समझ लेंगे हमें वो कॉमन पॉइंट से यूज होंगे। तो यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाती है समाप्त। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।